सो आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आज हम सीखेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको पूरी तरीके से समझने के लिए शायद 4-5 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जो काम है वो सीए लोग का काम होता है। सीए लोग जो होते हैं वो बैलेंस शीट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट को दोनों साइड से बैलेंस करते हैं, बैलेंस शीट पढ़ते हैं, तो उनका मेन काम होता है और उनको अपनी जो सीए की पढ़ाई है उसमें यही सारी चीज़ें सिखाते हैं। सो इसको सीखने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा अगर पूरी तरीके से सीखना है, बट यहाँ पे हम उतनी चीज़ें सीख लेंगे जितनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जितने की हमें ज़रूरत है। सो बैलेंस शीट को मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बट बैलेंस शीट जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कई लोगों को पहली बार में समझ में नहीं आता, जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से होते हैं। तो अगर आपको एक क्लास थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है तो इसी को 2-3 बार देखना, आपको समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट पहली बार में समझना थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट यहाँ पे मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है तो आपको शायद ये पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। सो अब शुरू करते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो नाम है वही उसका मतलब है, एक सीट है जो कि दोनों साइड से बैलेंस है। अब एक कैसे वर्क करती है हम देखते हैं। जो हमारा चाय की टपरी का एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। चाय की टपरी के एग्जाम्पल में हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उसमें हमने क्या किया था, 50,000 मैंने डाले थे, 17,800 ब्रिजेश ने, 18,400 रवि ने, 13,800 कुलदीप ने। अब बैलेंस शीट में हमें जानने को ये मिलता है कि ये जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे उससे हमने किया क्या। तो यहाँ पे इस 1 लाख रुपए का मैंने क्या किया, 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये तो मैंने डिपॉजिट दे दी, क्योंकि जहाँ पे मैंने टपरी खोली है वो जगह प्राइवेट थी और वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने मुझे बोला कि आपको कुछ ना कुछ हमें रेंट देना है और उसी के साथ में आपको मुझे 20,000 डिपॉजिट देनी है, वो जब भी आप जगह खाली करोगे हम आपको वापस दे देंगे। सो 20,000 मैंने डिपॉजिट दे दी और 80,000 के मैं बर्तन ले आया, मतलब चाय बनाने के लिए जो भी चीज़ लगती है, पतीला लगता है, गैस लगता है, स्टोव लगता है, चाय बनाने के लिए एक टेबल लगता है और चीज़ें रखने के लिए कुछ मतलब बॉक्सेस लगते हैं, सारी चीज़ें मैं 80,000 रुपये में ले आया चाय बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी। सो यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए यूज़ कर लिए, 20,000 डिपॉजिट दे दी और 80,000 के मैं बर्तन एंड बनाने के लिए जो भी सामान लगता था वो ले आया। अब चाय बनाने के लिए मुझे चाहिए था दूध, चाय पत्ती और चीनी। अब उसका खर्चा लगता था 50,000, मतलब ये सारी चीज़ें लाने के लिए 50,000 और चाहिए थे। अब मेरे पास तो थे नहीं, 1 लाख रुपए तो मैंने यूज़ कर लिए। तो इस 50,000 रुपये के लिए मैंने क्या किया, मैंने बैंक से लोन ले ली, मैंने 50,000 रुपये की लोन ले ली। तो यहाँ पे हमारी जो बैलेंस शीट है वो ऐसी थोड़ी सी दिखेगी। मतलब हमने क्या किया, पहले तो इस साइड पे हमें दिखेगा कि पैसे आए कहाँ से। पैसे आए कहाँ से, 1 लाख रुपये सब दोस्तों ने मिलकर इन्वेस्ट किया और 50,000 बैंक से आए, तो यहाँ से पैसे आए। और पैसे गए कहाँ पे, 20,000 डिपॉजिट में, 80,000 के बर्तन और 50,000 मतलब दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें लाने में। तो यहाँ पे हमें बाइफर्केशन मिल गई। अब बैलेंस शीट में 2 चीज़ें आती है, एक तो आते हैं एसेट। एसेट का मतलब क्या है, एसेट का मतलब है जो हमें पैसा लेना है उसको हम एसेट कहते हैं। सपोज ए डिपॉजिट है, 20,000 रुपये की जो हमने डिपॉजिट दी है, कल को अगर मैं जगह खाली करता हूँ तो मुझे वो पैसा मिलेगा, मतलब ओनर से मुझे लेना है, तो इसको कहते हैं एसेट। 80,000 रुपये के जो मैं बर्तन ले आया, कल को मैं अगर बर्तन बेच दूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो यहाँ से भी पैसे आने वाले हैं, तो इसको भी कहते हैं एसेट। फिर दूध, चीनी, चाय पत्ती जो भी मैं सामान लाया था उसको अगर मैं बेच दूँ तो इससे भी पैसे मिलेंगे, तो जहाँ से पैसे आ रहे हैं, जहाँ से पैसे हमें लेने हैं उसको कहते हैं एसेट। दूसरी साइड पे क्या आता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब क्या है, जहाँ हमें पैसे देने हैं उसको कहते हैं लायबिलिटी। कल को मैं अगर सोचूं कि इस लोन को मुझे बंद कर देना है तो मुझे 50,000 बैंक को देने पड़ेंगे, और वैसे भी मुझे 50,000 बैंक को देने हैं, तो जो देने होते हैं उसको कहते हैं लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी का सिंपल मतलब होता है कर्जा, जो हमें देना होता है उसको कहते हैं लायबिलिटी। बट यहाँ पे लायबिलिटी नहीं होती, दूसरी साइड पे 2 चीज़ें होगी, इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब इक्विटी का मतलब क्या है, ओनर्स ने जो पैसा डाला है उसको कहते हैं इक्विटी। अब लायबिलिटी के साथ मतलब कर्जे की साइड पे क्यों है, यहाँ पे क्या है, हमें जो लेना है वो है, यहाँ पे हमें देना है वो है, तो ये जो इक्विटी है, जो हमने पैसा डाला है वो कर्जे वाली साइड पे क्यों है, इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मतलब यहाँ पे हम 2 पार्ट लगा देते हैं। सपोज ये जो चाय की टपरी थी उसका मैंने नाम रखा फ्रेंड्स कैफे, ठीक है। अब फ्रेंड्स कैफे को आप एक अलग एंटिटी की तरह मानो, तो हमने क्या किया था, हमने जो 1 लाख रुपए थे वो हमने दिए थे फ्रेंड्स कैफे को। फिर फ्रेंड्स कैफे ने ये सारी चीज़ें ली आई, मतलब बर्तन वगैरह ले आए। फिर ये जो लोन भी है, लोन बैंक ने किसको दी है, फ्रेंड्स कैफे को। उस पैसों से फ्रेंड्स कैफे क्या करा है, मतलब वो दूध, चीनी, चाय पत्ती सारी चीज़ ले आया है। सो अब अगर हम इसको एक अलग एंटिटी माने तो कल को अगर हम बिजनेस बंद करते हैं तो ये जो ओनर्स है उनको फ्रेंड्स कैफे से पैसे लेने हैं। और एक और एग्जांपल देता हूँ,
कल को अगर ब्रिजेश बोले कि मुझे कंपनी में से निकल जाना है, मुझे पार्टनरशिप अपनी निकाल लेनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनी को इसको पैसे देने पड़ेंगे पार्टनरशिप से एग्जिट करने के लिए। सो फ्रेंड्सकेप है जो एक कंपनी है उसके लिए तो एक कर्जा ही है, मतलब जो इन्वेस्टर्स ने पैसा, मतलब ओनर्स ने जो पैसा डाला है उसको तो इसको वापस देना है। अगर हम फ्यूचर में कभी कंपनी बंद भी करते हैं तो क्या होगा, बस 20,000 हमारे पास डिपॉजिट आ जाएगी, 80,000 के मान लो हमने जो बर्तन लिए थे वो 80,000 में भी बिक गए, तो 1,00,000 रुपये आ जाएंगे, 50,000 रुपये आ जाएंगे, तो टोटल 1,50,000 आ जाएंगे। उस 1,50,000 में से हम क्या करेंगे, 50,000 की लोन भर देंगे, तो उसके बाद हमारे पास 1,00,000 बच जाएंगे। 50,000 अगर हमने दे दिए तो 1,00,000 बच गए, तो उस 1,00,000 को हम क्या करेंगे, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो फ्रेंड्सकेप को किसको देने होंगे, ओनर्स को। तो इसीलिए जो इक्विटी है वो कंपनी के लिए तो एक टाइप का कर्जा ही है, कंपनी को उनको पैसे देने हैं। सो इक्विटी जो है वो लायबिलिटी के साइड में आती है। अब इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों साइड बैलेंस होती है। यहाँ पे देखो हमारे पास एसेट कितने हैं, 20,000, 80,000, टोटल 1,00,000 रुपये है, और 50,000 है, टोटल हो जाएंगे 1,50,000 रुपये के। और हमारी इस साइड पे लायबिलिटी देखो, इक्विटी एंड लायबिलिटी मिला के कितना है, 1,00,000 रुपये की इक्विटी और 50,000 की लायबिलिटी, मतलब 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पे दोनों साइड पे 1,50,000, मतलब दोनों साइड पे बैलेंस हो गया है, तो इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स होती है जैसे एसेट्स है, तो इसमें दो चीज़ होती है, एक होता है करंट एंड एक होता है नॉन करंट। करंट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ 1 साल के अंदर खत्म होने वाली है या 1 साल के अंदर वो पैसों में कन्वर्ट होने वाली है, उसको कहते हैं करंट। सपोज यहाँ पे दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें मैं लाया, सुबह में मैं लेके आऊँगा, फिर उसमें चाय बनाऊँगा और वो सारी चाय बेच दूंगा, तो शाम को मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो जो दूध, चीनी, चाय पत्ती थी सुबह में, वो कन्वर्ट हो गई पैसों में, और वो कितने टाइम में हो गई, 1 दिन में। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो 1 साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट हो रही है, तो उसे कहते हैं करंट एसेट। ठीक है। और अगर ऐसी कोई चीज़ है जो 1 साल के अंदर, मतलब पैसों में कन्वर्ट होने में या उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 साल से ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं नॉन करंट एसेट। जो डिपॉजिट हमने दी है वो हमें पैसा लेना है, बट हम उस कंपनी को सोच रहे हैं कि 4-5 साल चलाने वाले हैं, तो 4-5 साल तक हमें वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो ये नॉन करंट एसेट में आएगा। जो हमने बर्तन लिए वो हम 1 साल में बेचने नहीं वाले, वो हम 4-5 साल के लिए यूज़ करेंगे, तो वो भी आएगा नॉन करंट एसेट में। तो जो भी चीज़ 1 साल से ज़्यादा चलने वाली है, 1 साल से ज़्यादा टाइम के बाद वो पैसों में कन्वर्ट होगी, वो आएगी नॉन करंट में, और 1 साल के अंदर होगी वो आएगी करंट एसेट्स में। सेम चीज़ लायबिलिटी में, अगर ये जो 50,000 की लोन हमने ली है वो हमें 1 साल के लिए ही हमने ली है, ठीक है, 1 साल के अंदर हमें पूरी लोन वापस करनी है, तो वो बोल कही जाएगी करंट एसेट, सॉरी करंट लायबिलिटी। और यही लोन अगर हमने 5 साल के लिए ली है तो वो कही जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ तक क्लियर है। अब हम और टर्म्स पे जाते हैं। जैसे एसेट में एक और टर्म है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या है, जो इसका नाम है, मतलब जो भी चीज़ फिक्स्ड है उसको हम फिक्स्ड एसेट कहेंगे। जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो प्रॉपर्टी जहाँ पे हमने खरीदी है वहीं के वहीं रहने वाली है, वो कहीं पे मूव नहीं होने वाली है, तो वो फिक्स्ड एसेट में आएगी। फिर हमने कोई प्रॉपर्टी के ऊपर प्लांट बना लिया, तो प्लांट भी वहीं पे रहने वाला है। सपोज हमने ऑफिस में फर्नीचर कर दिया, तो फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएगी फिक्स्ड एसेट में। फिर 2 टाइप और है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इसको नॉन टेंजिबल भी बोलते हैं। टेंजिबल का मतलब क्या है, ऐसी चीज़, टेंजिबल एसेट उसको भी कहते हैं, ऐसा एसेट जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी ली है, तो प्रॉपर्टी को हम टच कर सकते हैं। हमने प्लांट बनाया उसको हम टच कर सकते हैं। फर्नीचर है तो उसको हम टच कर सकते हैं। तो ये सारे आएंगे टेंजिबल एसेट में। इनटेंजिबल एसेट क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल, सपोज हमने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है कंपनी के लिए, तो वो इनटेंजिबल एसेट में आएगा। सपोज कंपनी के पास कोई पेटेंट है दवाई की, तो उसको हम टच नहीं कर सकते, मतलब वो जो लेटर है या मतलब जो सर्टिफिकेट है उसको टच कर सकते हैं, बट पेटेंट क्या होता है, मतलब वो एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को हम टच नहीं कर सकते, तो वो भी इनटेंजिबल एसेट्स में आएगा। ठीक है, तो ये होती है बैलेंस शीट सिंपल वे से। एक साइड पे होगी एसेट्स और एक साइड पे होगी इक्विटी एंड लायबिलिटी, और दोनों साइड मैच हो जाएगी। इसी को कहते हैं बैलेंस शीट। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे हम ओपन करते हैं सबसे पहले स्क्रीनर, और स्क्रीनर में ओपन करता हूँ रिलायंस। रिलायंस पे यहाँ पे आपको एक टैब दिखेगी बैलेंस शीट, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे भी हमें नंबर्स देखने कंसोलिडेटेड में। अब मार्च 2013 का डेटा देखते हैं। तो 2013 में इक्विटी कैपिटल कंपनी की थी 2,936 करोड़,
और रिजर्व एंड सरप्लस थे 1,79,119 करोड़। तो इन दोनों का सम कर देना, वो होगी इक्विटी। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ 2936 प्लस ये वाला नंबर 179,119, तो हो जाएगा 1,82,055 करोड़। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 लाख की इक्विटी थी, रिलायंस के पास कितनी है, 1,82,055 करोड़। तो ये होगी रिलायंस की इक्विटी। इक्विटी के लिए हमें ये दो चीज़ का सम करना है, इक्विटी कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। फिर हमारे पास यहाँ पे कितना कर्जा था, 50,000 रुपये का। रिलायंस के पास कितना है, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। बोरोविंग से कंपनी की 107,219 प्लस अदर लायबिलिटी कितनी है 73,083, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,80,302। तो ये यहाँ पे लायबिलिटी कितनी 1,80,302। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्लियर कर्जा था, ठीक है, मतलब लोन ली थी, बट लायबिलिटी की साइड में और कौन सी चीज़ आएगी। सपोज हमने किसी से उधार पे माल लिया है, मतलब सपोज मैंने 10,000 रुपये का मिल्क लिया है किसी से। अब मिल्क तो मैंने ले लिया बट उसको पैसे देने बाकी है, तो वो आएगा, वो भी लायबिलिटी के साइड में आएगा। तो यहाँ पे रिलायंस में जो 1,80,302 करोड़ दिख रहे हैं उसमें सारी चीज़ें जो हमें पैसे देने हैं, सपोज हमने उधार में माल लिया है और पैसे देने बाकी है, वो भी लायबिलिटी में आएगा। सो यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों का सम अगर हम कितने करें तो कितना है, यहाँ पे 1,80,302 प्लस 182,055, तो ये हो जाएगा 362,357। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 362,357। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी कितनी है 3,62,357 करोड़। उसके सामने कंपनी के एसेट, फिक्स्ड एसेट कितने हैं 1,33,487 करोड़। अब यहाँ पे प्लस का सिंबल है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमें बाइफर्केशन मिल जाएगा। कंपनी के पास लैंड जमीन कितनी है 9,291 करोड़, फिर बिल्डिंग कितनी है 11,939 करोड़, प्लांट एंड मशीनरी 1,42,991 करोड़, शिप वेसल कितने 387 करोड़ के। कंपनी के पास व्हीकल्स देखो 497 करोड़ के व्हीकल्स है। तो सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट का हमें यहाँ पे बाइफर्केशन मिल गया कि फिक्स्ड एसेट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो डेटा हम देख रहे हैं 2013 का देख रहे हैं, अभी का नहीं देख रहे। फिर CWIP का मतलब है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। बट बैलेंस शीट में आपको ऐसी कोई भी चीज़ दिखे जिसका आपको मतलब नहीं पता है, सिंपल चीज़ करनी है, गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है CWIP इन बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज मेरी एक सिरामिक टाइल्स की फैक्ट्री है जहाँ पे हम डेली की 1 लाख टाइल्स बनाते हैं। अब मेरे पास डेली का 1.5 लाख टाइल्स का ऑर्डर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 50,000 और टाइल्स बनाने के लिए एक नया प्लांट शुरू करना पड़ेगा। अब वो नया प्लांट शुरू करने के लिए सपोज मुझे 2 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 2 करोड़ रुपए लगते हैं एक नया प्लांट शुरू करने में। तो इसमें क्या होगा 1 करोड़ की ज़मीन आएगी और 1 करोड़ रुपए प्लांट एंड मशीनरी पे लग जाएगा। सो यहाँ पे 2 करोड़ यूज़ होने वाले हैं। अब ये प्लांट बनने में सपोज 1 साल लगने वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया 1 करोड़ की ज़मीन ले ली और 1 करोड़ रुपए जहाँ से मशीनरी लेनी थी उसको भी दे दिया, और मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर था प्लांट बनाने वाला, कॉन्ट्रैक्टर को, कंस्ट्रक्शन वाले को भी मैंने पैसे दे दिए। तो मैंने 2 करोड़ रुपए दे दिए प्लांट बनाने के लिए, बट वो प्लांट बन के तैयार कब होगा 1 साल के बाद। तो ये जो 2 करोड़ की मेरी कैपिटल है वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, मतलब ये कैपिटल अभी यूज़ नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो अभी बन रहा है। सो 2 करोड़ है, इसको हम कहते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ऐसी कैपिटल जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। तो यहाँ पे ऐसी कैपिटल कितनी है 49,952 करोड़। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। CWIP इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नॉन करंट एसेट इन द बैलेंस शीट। इट रिप्रेजेंट कॉस्ट इनकर्ड ऑन अंडर कंस्ट्रक्शन फिक्स्ड एसेट लाइक बिल्डिंग एंड मशीनरी, ठीक है। तो बिल्डिंग एंड मशीनरी क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन जो होती है उसके लिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कही जाती है। सो यहाँ पे CWIP। फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कंपनी ने और कहीं पे जॉइंट वेंचर पे या सब्सिडरी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 42,848 करोड़, और अदर एसेट कितने हैं 1,36,070 करोड़। तो इन सब एसेट्स का अगर मैं सम लगाऊँ तो वो हो जाता है 133,487 प्लस 49,952 प्लस 42,848 प्लस 136,070, तो हो जाएगा 362,357। देखो, और दोनों साइड पे हमारे यहाँ पे कितना हुआ था इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम 352,357,
और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो 362, 357, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी दोनों साइड पे मैच होगी। यहाँ पे आप किसी भी साल में देखो, 2014 में देखो 4,28,843 करोड़ इक्विटी एंड लायबिलिटी मिलके, सामने एसेट कितने हैं 4,28,843 करोड़। अब जाते हैं मार्च 2024 में, यहाँ पे इक्विटी कितनी थी, इक्विटी एंड लायबिलिटी 17,55,048 करोड़, सेम एसेट कितने हैं 17,55,048 करोड़। अब यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, मतलब बैलेंस शीट से हमें पता क्या चलता है कि कंपनी पैसों को यूज़ कहाँ पे कर रही है। सपोज यहाँ पे मैं फिक्स्ड एसेट में जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखें मार्च 2023 में कंपनी के पास लैंड जमीन कितनी थी 79,697 करोड़ की, इस साल कितनी हो गई 87,287 करोड़। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ 87,287 माइनस 7,9,697 तो हो जाएगा 7,590 करोड़। तो यहाँ पे हमें समझने को क्या मिला कि कंपनी में 7,590 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ज़मीन में, ठीक है। फिर आते हैं बिल्डिंग्स में, बिल्डिंग्स में कितना 69,747 था और 2024 में कितना हो गया 82,000। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ 82062 माइनस 69747, 12,315 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है, बिल्डिंग्स में। फिर प्लांट एंड मशीनरी का भी सेम हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें बैलेंस शीट अगर पिछले साल से हम कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी अपने पैसों को यूज़ कहाँ पे कर रही है। सेम वैसे आपको यहाँ पे भी पता चलेगा, मतलब बोरोविंग्स में 4,51,000 था, वो हो गया 4,58,000, तो अराउंड आप देख लो तो 7,000 करोड़ का कंपनी ने कर्जा बढ़ाया है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे आने वाले क्लास में, जहाँ पे हम एनुअल रिपोर्ट को पढ़ेंगे। बट ये सिर्फ मतलब जो बैलेंस शीट है उसका ये बेसिक है, और मेजरली हम बेसिक से देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट पे तो हम कभी कभी जाएंगे, बट मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा एनुअल रिपोर्ट पे। तो आपका आज का होमवर्क बहुत सिंपल है, मतलब ऐसी 2-3 कंपनियों को देखो और उसकी बैलेंस शीट को जस्ट ऑब्जर्व करो, इस पर आपको एनालिसिस कुछ नहीं करनी है, जस्ट ऑब्जर्व करो ताकि आपको आइडिया आएगा। एंड अगर इस क्लास में मतलब थोड़ी सी भी आपको दिक्कत लग रही है तो आप इसी क्लास को 2-3 बार और देखो, आपको समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।